हेलो एवरीवन। सो जैसा कि आप लोगों को पता है आरआरबी एनटीपीसी के नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। इसके फॉर्म फिलअप्स भी 14 सितंबर यानी कि कल से शुरू हो चुके हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं कंप्लीट डिटेल वाली वीडियो बना चुकी हूं जिसमें कि मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन किया है, वैकेंसीज को लेकर, पोस्ट को लेकर, मेडिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर, सब कुछ उस वीडियो में मैंने डिटेल में कवर किया है। ठीक है, अब ये वाली जो वीडियो है वो है इसकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी की वीडियो कि आपको ये जो 5 से 6 महीने अभी आपके पास है, क्योंकि इसके जो एग्जाम है वो जनवरी में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, तो इसमें आप अपने टाइम को कैसे बेस्ट वे में यूटिलाइज करोगे ताकि आप दूसरों से बेटर कर पाओ। इस वीडियो को भले ही आप 1.5x में करके देखो, लेकिन पेन और कॉपी लेकर के बैठना, इसको अच्छे से नोट करना जो जो चीजें मैं बताऊंगी, और इस कॉपी की पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सो व्लॉग्स में मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर के भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई टॉपिक पहले से पता है, फॉर एग्जाम्पल वैकेंसीज के बारे में पता है, एग्जाम पैटर्न का पता है, तो आप सीधे स्ट्रैटेजी में स्किप कर सकते हो। आप टाइम स्टैम्प पर जाकर के टॉपिक वाइज चीजों को डायरेक्ट भी देख सकते हो। अगर जैसे जैसे मैं स्ट्रैटेजी में आपको बताऊंगी आप डेली रूटीन बनाकर उसको फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, तो उनके लिए मैं एक रिकैप करा लूंगी। हालांकि मैं बोलूंगी आप पहले वाली वीडियो में जाकर जरूर देखो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा इंपॉर्टेंट डेट्स, वैकेंसीज, अदर डिटेल्स के बारे में बताऊंगी, और इसमें ना बहुत सी चीजें ऐसी बताऊंगी जो कि आपके माइंड में होंगी। मैंने कमेंट्स में देखा था कि भाई जोन क्या होता है, हम कहां से फॉर्म फिलअप करेंगे, सीबैट क्या होता है, और जहां हम भरेंगे कि हमारी वहीं पे जॉब लगेगी। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, उन सबको भी मैं यहाँ पर आपका क्लियर करूंगी। इसके बाद स्ट्रैटेजी ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हाइल प्रिपरेशन, डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए आपकी प्रिपरेशन के दौरान, मॉक स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, उसके एनालिसिस कैसे करोगे, बुक्स कौन से आपको पढ़ने हैं, मॉक कौन से लगाने हैं, कौन से टीचर से पढ़ोगे, कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ोगे, फ्री कहां से पढ़ सकते हो, वो सब कुछ बताऊंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें जो पोस्ट है उसकी डिटेल्स मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी आगे आने वाली वीडियोज में। तो आप समझ सकते हो कि ये जो वीडियो है वन स्टॉप सोल्यूशन है, तो आप इसको जरूर से जरूर लास्ट तक देखें। देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन ओपनिंग जो डेट है वो 14 सितंबर है। आप लास्ट 13 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हो। करेक्शन विंडो कुछ भी अगर गलत हो गया तो 16 से 25 अक्टूबर तक खुलेंगे। एज लिमिट 18 से 36 साल तक अगर आप हो तो आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जनरल के लिए है, ओबीसी और एसटी एससी के लिए जो एज रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल और 5 साल का, वो है। और 1/1/2025 तक आप एटलीस्ट 18 साल के होने चाहिए। ये ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, तो 18 साल के तो मैक्सिमम लोग होंगे ही, तो अपनी अपर लिमिट थोड़ा सा चेक कर लेना। ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट है, तो इसमें 5 पोस्ट हैं। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये लेवल 6 की पोस्ट है, इसके लिए 1736 वैकेंसीज है। स्टेशन मास्टर लेवल 6 994 वैकेंसीज। गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 3144 वैकेंसीज। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट लेवल 5 1507 वैकेंसीज। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 732 वैकेंसीज, और सब मिलाकर के 8113 वैकेंसीज हैं। इन सब की जॉब डिटेल्स आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद जितने भी लोग ग्रेजुएट हैं और इसके फॉर्म को फिलअप कर रहे हो, वो आगे आने वाली जो अंडर ग्रेजुएट की एनटीपीसी की पोस्ट है, जिसके फॉर्म्स 21 सितंबर से ओपन हो जाएंगे, उसको भी भर सकते हैं। यानी कि आपके लिए दोनों विंडोज ओपन है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई को लेकर बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस, उसको मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको ना अप्लाई करना है थ्रू ऑथेंटिक लिंक्स प्रोवाइडेड इन नोटिफिकेशन, जो मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में भी बताया था। उसके बाद आपको अपना जोन चूज कर लेना है। देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप जिस जोन में रहते हो या जिस जोन के आसपास हो उसी को आपको भरना पड़ता है, या आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप जहां रहते हो, आपकी जो होम स्टेट है, आप उसके आसपास के जोन को ही प्रेफर करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि भाई घर के पास रहना भी जरूरी होता है ना, वरना आप 1-2 साल एंजॉय कर लोगे, फिर आपको बहुत अजीब लगने लगेगा, अकेला सा फील होने लगेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना। और आप एक ही जोन से भर सकते हो। अगर आप मल्टीपल जोन से फॉर्म फिलअप करोगे, एक से ज्यादा फॉर्म फिलअप करोगे, तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। आप नोटिफिकेशन में यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद जोन चूज करने से पहले ना कुछ चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो देख लेना कि वैकेंसीज कहाँ पर ज्यादा है। जैसे पटना वगैरह में कम वैकेंसीज, आप यहाँ पर भरोगे तो बहुत कम चांसेस होंगे कि आपका निकल सकेगा। तो इसीलिए कोलकाता में इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। आप कोशिश करो कि जितने भी लोग आसपास के ना कोलकाता से भरो। अगर मैं बोलूंगी तो भी भरेंगे, नहीं बोलूंगी तो भी भरेंगे, तो कोलकाता से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप मान लीजिए अहमदाबाद साइड से हो या साउथ साइड से, तो कोशिश करो कि उधर भरो। ये नहीं कि कोलकाता वैकेंसी देकर आप कोलकाता
कोलकाता में ज्यादा भरो, क्योंकि ऑलरेडी यूपी बिहार के जो लोग हैं, वेस्ट बंगाल के लोग हैं, ये सब कोलकाता ही भरने वाले हैं। ठीक है, दूसरी चीज की फॉर्म फिलअप करने से पहले आपके पोस्ट प्रेफरेंसेस भी ऑनलाइन फॉर्म में ही आपको भरने हैं। तो उससे पहले देख लेना कि क्या आप मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में मैंने अपनी पिछली वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल में अच्छे से बताया हुआ है, तो जाकर के देख लेना। A2, B2, C2 इस तरह से कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स है जो कि हर एक पोस्ट के लिए लिखे गए हैं, तो उस चीज को आप देख लेना। ठीक है, अब कुछ लोगों का है कि क्या हम जिस जोन से भरेंगे उसी वहीं पर हमारा एग्जाम सेंटर पड़ेगा, तो ऐसा नोटिफिकेशन में कहीं पर भी क्लियरली नहीं लिखा गया। तो एग्जाम सेंटर के लिए आप बाद में देख लो ना, रेलवेज के ऊपर छोड़ दो वो किस तरह से एग्जाम सेंटर देती है, उसके लिए चिंता मत करो। मेडिकल स्टैंडर्ड्स देख लेना, मैंने बता दिया। पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो अकॉर्डिंगली भरना, ये जो चीजें मैंने बताया है उस हिसाब से। उसके बाद देखिए कुछ लोगों का रहता है कि क्या हम जिस जोन में भरेंगे उसी सिटी में हमारी जॉब लगेगी। जैसे कि अगर हम अहमदाबाद जोन भरते हैं, कोलकाता जोन भरते हैं, तो क्या हमारी अहमदाबाद और कोलकाता में ही जॉब लगेगी? तो ऐसी बात नहीं है, वो जोन है, उस जोन के अंदर बहुत सारे डिविजन है जिसमें बहुत सारी सिटीज आती है, तो आपकी जॉब कहीं पे भी लग सकती है उस जोन के अंदर अंदर। ठीक है, उसके बाद सीबैट के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैंने जो पिछले वाली वीडियो में सीबैट के बारे में बताया ना, वो प्रीवियस जो ट्रेंड्स रहा था उसके हिसाब से बताया है। हालांकि नोटिफिकेशन में बहुत ज्यादा सीबैट को लेकर क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कितने मार्क्स के हैं, क्या है नहीं है, इतना ज्यादा नहीं बताया गया है। इसमें बताया गया कि 42 जो है वो आपका एक टी स्कोर है, मतलब मिनिमम आपको 42 ईच टेस्ट में क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाकर आप स्टेशन मास्टर के लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल्स आपको धीरे धीरे करके पता लगेगी जैसे जैसे CBT 2 वगैरह हो जाएंगे, तो इसलिए इसकी चिंता अभी मत करो, अभी CBT 1 पे ध्यान दो। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न को बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो CBT 1 होता है, CBT 2 होता है। CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट या टाइपिंग उनके लिए होता है जिनमें ये रिक्वायर्ड है। जैसे कि सीबैट का जो एग्जाम है वो सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए अगर आप प्रेफरेंस भरोगे तो ही आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। और टाइपिंग का जो एग्जाम है वो 2 टाइपिंग वाली जो पोस्ट है उनके लिए है सिर्फ, बाकी जो 2 पोस्ट है उनके लिए कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है, वो सिर्फ CBT 2 तक खत्म हो जाता है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स स्पेशली कास्ट सर्टिफिकेट और नाम वगैरह चेक कर लेना, डेट्स वगैरह चेक कर लेना, किसी में कुछ मिसमैच तो नहीं है, वो सब कुछ अभी से ठीक करा के रख लो। अभी अच्छा खासा टाइम आपके पास है, तो इसको हल्के में मत लेना। मेडिकल स्टैंडर्ड्स चेक कर लो, क्योंकि इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कलर्ड ब्लाइंड हो, आपके कितना पावर है, 6/9 है, 6/12 है, क्या है, उस हिसाब से देख लो, ताकि पता लगे कि आपने उस पोस्ट को तो भर दिया लेकिन आप एलिजिबल ही नहीं थे, तो लास्ट में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सब देख लेना। उसके बाद CBT 1 जो होता है वो 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के। मैथ्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, GS 40 क्वेश्चन 30 नंबर का। इसके लिए आपको 1.5 घंटे मिलते हैं। तो 100 नंबर में आपको टारगेट इसमें 90 का बनाना होता है, क्योंकि कट ऑफ्स बहुत हाई जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग 0.33 यानी कि 1/3 की होती है, तो आपको तुक्का बहुत ज्यादा नहीं मारना है, अदरवाइज बहुत गलत हो जाएगा। वैसे CBT 2 में थोड़े से क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं, 120 क्वेश्चंस आते हैं 120 नंबर के। मैथ्स 35 क्वेश्चन 35 नंबर का, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर का, GS 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। तो आपको समझ में आ रहा है कि इसमें मैथ्स और रीजनिंग का लगभग सेम वेटेज, और सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है GS का, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और थोड़े से डीप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी दिखाऊंगी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको 120 में से 110 का टारगेट रखना है, क्योंकि कट ऑफ्स बहुत हाई जाते हैं, और आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको थोड़ा सा हायर साइड में रह करके ही चलना पड़ेगा। तो ये हमें 110 नंबर या फिर ये 90 नंबर हम कैसे लेकर के आएंगे, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी हम फोकस करेंगे CBT 1 की, लेकिन CBT 1 का ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ CBT 1 के लिए तैयारी करेंगे, क्योंकि जो तैयारी होती है ना वो हमेशा हायर लेवल को लेकर चलते हैं। जैसे हम CGL में भी तैयारी करते हैं तो हम मेंस को फोकस करके चलते हैं, वैसे ही CBT 1 की तैयारी करेंगे हम CBT 2 को साथ में लेकर के चल के, यानी कि हम इजी पढ़ेंगे। ठीक है, तैयारी हमेशा दोनों की आपको एक साथ करनी है। आपके पास 5 महीने इस चीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद तैयारी आपको किस हिसाब से करनी है, तो आपको सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे आए हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए करना है। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ते हुए जाना है। ठीक है, अब मान लो कि बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चंस एडवांस के आते भी नहीं, कि आप CGL लेवल की क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो आप फंस जाओगे। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, और ये दोनों ही चीजें मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, सिलेबस और PYQ मेरे पहले वाली वीडियो में भी मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, आप जाकर के देख सकते हो। इसके बाद बुक्स कौन कौन से रहेगी, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये सारे ही बुक्स से कैसे पढ़ना है, कैसे स्मार्टली इन चीजों को कवर करना है, वो सारी चीजें मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कि मैथ्स को कैसे हम तैयार करें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाती हूँ। तो
आपने देखा कि बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस मैथ्स में आते हैं, यानी कि बहुत ही डीप क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं। हर एक चैप्टर के जो बेसिक क्वेश्चंस है वो आते हैं। इजी लेवल के आते हैं, 10th स्टैंडर्ड के आते हैं। अगर आप थोड़ा भी ढंग से पढ़ लोगे तो आप मैथ्स कर पाओगे, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनिंग से तैयारी करें तो आपको एटलीस्ट 3 घंटे दिन का देना पड़ेगा। स्टार्टिंग से तैयारी करो तो 3 घंटे दो, अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करो तो आप 2 घंटे भी दोगे तो चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमेशा मैथ्स में चैप्टर वाइज जाओ, ये नहीं कि 2 चैप्टर्स को साथ में लेकर के चलो, हमेशा चैप्टर वाइज चलो। मतलब एक चैप्टर कंप्लीट करो, उसके बाद दूसरे चैप्टर में आए। 2 चैप्टर्स को साथ में लेकर के ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं हमेशा बोलूंगी चैप्टर वाइज चलो, प्लस सीक्वेंस वाइज चलो। मतलब जो आपका मेन्यू में चैप्टर्स दिए हुए हैं इसी सीक्वेंस में आपको चलना है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप पहले बाद में करने वाले चैप्टर्स पहले कर लोगे ना तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और फिर आपको दिक्कत होगी, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए सीक्वेंस वाइज चलो। दूसरी चीज, टारगेट क्या आपका रहना चाहिए कि आपको 4 से 5 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आते तो ये अचीवेबल है। और लगभग आपके पास 20 चैप्टर्स है, यानी कि आपको टोटल 100 दिन का यानी कि 3 से 3.5 महीने का टाइम लगेगा पूरे सिलेबस को मैथ्स में कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अगर आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, तो अगर आप फाकी मारते हैं तो आपका तो सिलेक्शन ही नहीं हो सकता भैया। आप फाकी मत मारो, 5 से 6 महीने एकदम ऑप्टिमम टाइम होते हैं जिसमें कि आपको रगड़ के 9-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तब आपका हो पाएगा। उसके बाद साथ में आपको ध्यान रखना कि रिविजन गोज विद सिलेबस। ये नहीं कि आप पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करें उसके बाद रिवाइज करना शुरू करें। जैसे जैसे आप चैप्टर्स कंप्लीट करते जा रहे हैं उन चैप्टर्स की रेगुलर रिविजन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना, भले आप कम पढ़ो लेकिन जितना पढ़ो पुख्ता पढ़ो, मैं हमेशा बोलती हूँ। सो डोंट वरी, आपका 3.5 महीने में आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, उसके साथ साथ बहुत बार रिविजन भी हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ कि कैसे। सबसे पहले आप चूज करो पहले चैप्टर्स, ठीक है ना। तो सीक्वेंस वाइज चैप्टर जाने सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम आता है सीक्वेंस में, तो उस चैप्टर को पकड़ो। 102 दिन में आपको टारगेट लगाना कि उस चैप्टर को आपको वीडियो से कंप्लीट कर लेना है। वीडियो को से कंप्लीट करते करते के साथ ही आपको उसकी नोट कॉपी बनानी है। नोट कॉपी कैसे बनाते हैं उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको समझ में आएगा क्या क्या लिखना होता है अपनी नोट्स कॉपी में। फॉर्मूला, ट्रिक्स, क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट बात टीचर्स कह रहे हैं, वो सारी चीजें अपनी भाषा में और एकदम वन लाइनर के रूप में लिखनी पड़ती है, यानी कि आप वापस से एक बुक बना दे रहे हो। इसलिए शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट वे में एरो का यूज करते हुए, चार्ट्स का यूज करते हुए उसको लिखना होता है। उसके बाद साइमल्टेनियस नोट्स रिविजन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 से 2 दिन आपको चैप्टर में लग रहे हैं तो पहले दिन तो जो आपने नोट्स बनाया उसको पहले दिन रिवाइज करना है, दूसरे दिन आप जो पहले वाला था उसको रिवाइज करना है। तो साथ के साथ आपका नोट्स रिविजन भी होता रहेगा जब तक आप वीडियोस कंप्लीट करोगे। अब बात आती है कि हम वीडियोस कहाँ से देखें। तो देखिए, चैप्टर वाइज वेटेज आप सबसे पहले देख लीजिए। उसके लिए MD क्लास की यूट्यूब चैनल्स पे इन्होंने वेटेज बताया हुआ है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप यहाँ से जाकर के चैप्टर वाइज वेटेज देख लें, ताकि आपको पता चले कि किस चैप्टर में आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, किस चैप्टर में कम। तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी तो आपको करना पड़ेगा। जिसमें कि कम जरूरत है उसमें आप थोड़े कम क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे तो चलेगा, लेकिन जिसमें ज्यादा जिसके क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। तो पहले ये वाला देख लेना। उसके बाद आप वीडियोस कहाँ से करोगे, तो देखो फ्री वीडियोस के लिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर भी फ्री क्लासेस चलती है। और हाँ, ये सारी ही जो मैं वीडियोस बता रही हूँ स्पेशली NTPC के लिए। अब ये मत करना जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो आप CGL का उठा करके पढ़ने लगे, क्योंकि उसका सिलेबस अलग है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस अलग है, तो आप उस वाले को मत पढ़ना। जो NTPC के लिए स्पेसिफिकली बनाए गए वीडियोस है उसको ज्यादा प्रेफर करना। तो टेक्स्ट बुक पर मिल जाएगा, रवि तिवारी ऑफिशियल करके एक चैनल है, उसका भी लिंक मैं दे दूंगी। रोजगार विद अंकित, ये भी एक चैनल है, इन सबका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं से लगता है कि फ्री में अच्छे से पढ़ा रहे हो तो आप वहां से भी देख सकते हो। मैं स्ट्रिक्टली ये सब रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, मैंने जितना सर्च किया उस हिसाब से बता रही हूँ। उसके बाद पेड वीडियोस में बहुत सारे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, जो बड़े बड़े बैचेस है ना जिसके प्रीवियस रिकॉर्ड्स अच्छे रहे हैं, वो जाकर के आप सर्च कर सकते हो और आप ले सकते हो। मैंने जितना सर्च किया उसके हिसाब से खान ग्लोबल स्टूडियोज, परिवर्तन बैच, अड्डा 247 का है ये शायद, और संपर्क बैच और भी बैचेस हैं जिसके बारे में मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो आपको जो सही लगे बैच ले लीजिए। और मैं कहूँगी अभी ना आपको पेड कोर्स लेने से ही फायदा है, क्योंकि इतने कम टाइम में आप कैसे चीजों को मैनेज करोगे, कैसे पढ़ोगे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप बैच के हिसाब से पढ़ोगे तो वो आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, लेकिन करना अपने हिसाब से। मतलब आपको जब जो देखने का मन करे, जिस हिसाब से आप रूटीन बनाओगे उसी हिसाब से चलना। यानी कि बैच में जैसे बता रहे एकदम एग्जैक्टली वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, सिर्फ कंटेंट वहां से यूज करना, बाकी प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। उसके बाद स्टिक टू NTPC लेवल ओनली, मैंने आप लोग को बता दिया, ये नहीं कि बहुत ही टफ क्वेश्चंस करने लग जाओ, तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो 1 से 2 दिन के अंदर आपका ये वीडियो नोट्स वगैरह सब रेडी हो जाएगा। ज्यादा लंबा चैप्टर होगा तो 3 दिन, उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 3 घंटे दे रहे हो एक चैप्टर के लिए, तो 3 दिन में 9 घंटे उसमें आपका आराम से हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरे तीसरे दिन आपको क्या करना है, जैसे नंबर सिस्टम पढ़ा, उसका नोट्स बना लिया आपने, वीडियो देख करके कंसेप्ट आपका क्लियर है। अब तो आप तीसरे दिन आप पहले सारा का सारा नोट्स रिवाइज कर लो।
उसके बाद बुक लेकर के बैठो, आप इस वाले बुक से प्रैक्टिस करोगे। बुक में आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे। जो क्वेश्चंस बुक में लगभग एक चैप्टर के आपके 100 से 150 क्वेश्चंस होंगे, उसको आपको कर लेना है। कैसे करना है, आप शुरू से स्टार्ट करो, जो क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं बनाओ और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि अभी अभी आपने वीडियोस देखे, नोट्स बनाया, सब कुछ किया है। और जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे उसमें आप टिक लगा लेना, वो क्यों नहीं बन रहा वो भी लिख लेना कि क्या ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, क्या कैलकुलेशन टफ है। जो भी क्वेश्चन आपको थोड़े से डिफरेंट लगेंगे वो सब टिक लगा लेना, जिससे कि बाद में आप उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज कर सको, है ना, ताकि कुछ टफ क्वेश्चंस पे आए तो आप कर सको। और आपके एग्जाम तक कम से कम एक बुक का एक चैप्टर 3 बार रिवाइज हो जाना चाहिए, ठीक है, 3 बार फुल्ली रिवाइज हो जाना चाहिए, तभी जाकर के आपका वो क्वेश्चन एग्जाम में बना पाओगे। अब अदरवाइज आपको आएगा तो सही, लेकिन आपको याद नहीं आएगा एग्जाम के प्रेशर में, इसलिए रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये आप 3 बार कैसे रिवाइज करोगे, तो आप अभी बनाओ, फिर 1 महीने बाद बनाओ, फिर 1 महीने बाद बनाओ, या जिस तरह से आपको रिक्वायरमेंट लगे कि आप भूल रहे हो उस हिसाब से करो। हालांकि बीच में तो आपको लगभग एक हफ्ते में हर चैप्टर रिवाइज करते हुए जाना ही है, ओवरव्यू, लेकिन फुल बुक आपको 3 बार कम से कम रिवाइज कर लेनी है। इसके बाद अगर मैं डे 4 की बात करूं तो बुक कंप्लीट करने के बाद आपको आना है सेक्शनल मॉक में। तो आप लगाओ सेक्शनल मॉक, जिस भी मॉक टेस्ट से आपको अच्छा लग रहा है, अड्डा 247, टेस्ट बुक, ओलिव बोर्ड, जहां से भी आप ले रहे हो वहां से आप उस चैप्टर का सेक्शनल मॉक जितने भी होंगे उस चैप्टर के सब लगा लो, तो आपको समझ में आएगा कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। और ये जब सेक्शनल मॉक लगाओगे ना, तो वहां पर जाकर के आप जरूर चेक कर लेना कि आप स्किपिंग कर पा रहे हो कि नहीं, आप कहां अटक रहे हो, अपनी गलतियों को वहां से जरूर देखना, ताकि आप साथ के साथ मॉक की भी प्रैक्टिस करते हुए चलो, ठीक है। अब रिविजन में कुछ लोगों का लगता है कि हम कैसे करें, हमें समझ नहीं आता। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपने नंबर सिस्टम किया, उसके बाद आप एलसीएम एचसीएफ पे आ रहे हो, तो जब एलसीएम एचसीएफ शुरू करोगे ना, तो आप एक बार नंबर सिस्टम को कंप्लीट रिवाइज कर लेना। अब कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं कि हम 3-4 दिन वापस लगा रहे हैं। कंप्लीट करने का मतलब है नोट्स का एक ओवरव्यू ले लेना, जो बुक में टिक मार्क क्वेश्चन है वो ले लेना, बुक का भी एक बार ओवरव्यू लेना, अच्छा ये क्वेश्चन था, इस तरह से बना था, इस तरह से आया था, तो इस तरह से करके आपको रिविजन करते हुए जाना है, ठीक है। तो सिमिलरली आप जब एवरेज में आओगे तो नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ दोनों का ही कर लेना, परसेंटेज में आएंगे तो ऊपर के 3 चैप्टर्स का कर लेना। क्या क्या रिवाइज करना मैंने बता दिया, क्वेश्चन, फॉर्मूला, ट्रिक्स, बुक्स वगैरह। और नोट्स को तो अगेन एंड अगेन जब भी आपको फ्री टाइम लगे नोट्स को बहुत बार रिवाइज कर लेना। कैसे नोट्स बनाना है वो मेरी वाले वीडियो में जाकर देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको अवेलेबल करवा दूंगी, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो सारे के सारे सेट्स आपको उसमें से प्रैक्टिस करने हैं। एक सेट कम से कम 5 बार प्रैक्टिस होना चाहिए, तब समझो कि आपका एक अच्छी खासी तैयारी हुई है। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मॉक फॉर्मेट में भी लगा सकते हो, ताकि आप वो मॉक के हिसाब से टाइम वगैरह मैनेज करना आपको आए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि मॉक हम कैसे देंगे मैथ्स में, तो सबसे पहली बात तो मैंने आप लोग को बता दिया कि सेक्शनल मॉक आपको हर एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद देना है। उसके बाद ना अड्डा 247 ऐप में डेली मॉक्स आते हैं, इसमें लगभग आपको 10-15 मिनट के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो एनटीपीसी के लिए भी आएंगे। तो आप उसको ना जब भी दिन भर में 5-10 मिनट आपको लीजर टाइम मिले तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इससे आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बनेगी, आई कैन गारंटी यू कि इससे स्पीड आपकी जरूर बनेगी। उसके बाद जब 40% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आप शुरू करना फुल मॉक देना। तो आप पहले स्टार्टिंग में तो 3 दिन में 1 मॉक दो, 50-60% कंप्लीट हो जाए तो 2 दिन में 1 मॉक देना। और जब आपको लगे कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया 3.5 महीने 4 महीने के अंदर, तो फिर आप जाकर के 1 दिन में 1 मॉक देना। उसके बाद आपका मेन फोकस मॉक के ऊपर और रिविजन के ऊपर ही होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं रीजनिंग के ऊपर। तो रीजनिंग में देखिए थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आपने देखा कि इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आपको इसमें दिन भर में 2 घंटे देने पड़ेंगे। इसका टारगेट आपको कैसे रखना है कि आपको 5 टॉपिक्स अ डे वीडियो से कवर करने हैं और इसका नोट्स बनाना है। 5 टॉपिक्स अ डे मतलब जैसे एनालॉजी का आपने 10-15 मिनट का वीडियो देख लिया, इससे ज्यादा बड़ा वीडियो आपको नहीं देखना है, क्योंकि बेसिक से क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, ये सब चीजें किसी भी टीचर का आप देख सकते हो। इसके लिए कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। और आपने ऑलरेडी अगर पेड कोर्स लिया तो उसमें रीजनिंग अपने आप कवर हो जाएगा, बट स्टिल रीजनिंग को आप पेड कोर्स से मत करना, अदरवाइज आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग को 15-20 मिनट का कोई एक वीडियो देख सकते हो हर एक टॉपिक का। दिन भर में आपको 5 टॉपिक के वीडियोस देख करके उसका छोटे छोटे नोट्स बना लेना, अगर कोई ट्रिक टीचर ने बताया है तो, ठीक है। तो आपको समझ में आएगी वो टॉपिक्स कैसे कवर किए जाते हैं। उसके बाद आपको पर डे 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने हैं, यानी कि आपका 60 क्वेश्चंस रीजनिंग का पर डे होगा। तो आप ना सीधे या तो शिक्षा एक वेबसाइट है, वहां से आपको सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, या तो मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी
आज कल में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से आप सीधे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली टारगेट रखना है 2 टॉपिक वाइज मॉक आप लोगों को देने। जैसे कि मान लीजिए 5 टॉपिक्स आपने पढ़े, एनालॉगी है और सीरीज है, तो उन दोनों का ही आपको मॉक टेस्ट में जितने भी टॉपिक वाइज मॉक दिए हुए होंगे उसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये आपका टारगेट रहेगा रीजनिंग के लिए। इतना आपका रीजनिंग के लिए एनफ है, 2 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी चीज कि अगर अभी भी आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करते हुए कुछ डिफिकल्ट लगता है तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को थोड़ा ज्यादा और डीपली देख सकते हो, ताकि वो आपका कंफ्यूजन खत्म हो। लेकिन छोड़ना आपको कोई भी टॉपिक नहीं है। रिवीजन नोट्स का डेली करना, जो छोटे मोटे नोट्स आपने बनाए होंगे ट्रिक्स वगैरह की, वो आप रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन डेली लगाने जाना, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से रहे। उसके बाद एक प्रीवियस क्वेश्चन कम से कम आपका 5 बार रिवाइज होना चाहिए। जैसे कि मैंने मैथ्स में भी बताया कि कम से कम 5 बार रिवाइज होना चाहिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब कब रिवाइज करते हो। जब जब आपको रिक्वायरमेंट लगे तो आप बैठ करके एक दिन का टाइम लेना, पूरा रिवाइज करके खत्म कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग में भी आपको सेम मैथ्स की तरह मॉक देना है। ये तो टॉपिक वाइज मॉक आपको देना है, जहां से भी आपको सही लग रहा हो। अड्डा 247 में भी रीजनिंग के भी मॉक्स आते हैं, जैसे कि मैथ्स में आते हो, तो कभी भी 5-10 मिनट का लीजर टाइम मिले आप खोलो और वहां से रीजनिंग लगाना शुरू कर दो। ठीक है, उसके बाद 50 to 60% आपका कंप्लीट हो जाए तो 2 दिन में एक मॉक लगाओ, सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो डेली फुल मॉक लगाओ। इसके बाद इस रीजनिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ। जितना क्वेश्चंस लगाओगे उतना आपका ओपन माइंड होगा, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। इसमें है कि आपके स्ट्राइक कितनी जल्दी करता है, आपको जितना जल्दी स्ट्राइक करेगा ना उतनी जल्दी आप रीजनिंग को सॉल्व कर पाओगे। तो वो आपका होगा ज्यादा रीजनिंग लगाने से। उसके बाद इसमें स्किपिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल के हैं, इसीलिए स्किप नहीं करोगे तो आप अटक ना जाओ कहीं, इसीलिए स्किपिंग इसमें जरूर से जरूर प्रैक्टिस करना, टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करना। अब ये दोनों चीजें आप कहां से करोगे, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर जाके देखो, जिसमें कि मैंने बहुत अच्छे से बताया कि आप किस तरह से मॉक लगाओगे ताकि आपका बेस्ट वे में मॉक लगा पाओगे। ठीक है, इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट में आते हैं, जो कि है जीएस। तो इसका सबसे ज्यादा वेटेज है। इसमें 3 तरह की चीजें हैं। सबसे पहली बात तो सब्जेक्ट वाइज प्लस स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स। तो इन तीनों को आपको साइमल्टेनियसली करते हुए चलना। ये नहीं कि हम पहले पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद स्टैटिक जीके करेंगे, उसके बाद करंट अफेयर्स करेंगे। उसके बाद इसमें थोड़े से डीप क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना। तो सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस करने से नहीं होगा, इसको आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। इसी बात ना आपको अपनी तरफ से 100% देना है इसमें, लेकिन आप एक्सपेक्ट मत करना कि जितना आप पढ़ोगे उसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि जीएस का कोई माँ बाप नहीं होता है कि कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। लेकिन ये भी मत सोचना कि भाई कुछ भी पूछ लिया सकता तो हम क्यों पढ़ेंगे, अपना आपको 100% देना है। उसके बाद इसमें सबसे ज्यादा आपको टाइम देना है 4 घंटे पर डे का देना है, क्योंकि इसमें जीएस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि सब्जेक्ट वाइज जो चीजें हैं, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसको कैसे तैयार करना है, स्टैटिक जीके का जो पार्ट है वो कैसे रेडी करना है, और करंट अफेयर्स कैसे रेडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए सब्जेक्ट वाइज जो है ना, उसमें आपको 6-7 सब्जेक्ट्स आते हैं। इसको आपको सब्जेक्ट वाइज रेडी करना है, टॉपिक वाइज रेडी नहीं करना है। तो आप सब्जेक्ट वाइज रेडी करने का मतलब पहले आप एक बार लो हिस्ट्री पूरा कवर कर लो, उसके बाद आओ पूरा ज्योग्राफी कवर कर लो, उसके बाद पूरा पॉलिटी कवर कर लो। टॉपिक वाइज कर करके नहीं करना है कि हम पहले हिस्ट्री में पढ़ेंगे, भाई मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे, फिर हम फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे करके मत करना, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इतना कम आपके पास टाइम है कि आप उसको कवर नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करना, सब्जेक्ट वाइज रेडी करना। एक सब्जेक्ट के लिए आप 6 से 7 दिन का टाइम निकालो कि मुझे इसमें सब कुछ कर लेना। अभी कैसे करोगे आप, तो आप ना 2 से 3 दिन निकालो वीडियोस के लिए। अब वीडियोस के लिए आप इसमें टॉपिक वाइज वीडियोस भी चल जाएगा, क्योंकि इसमें जीएस थोड़ा सा वीक आता है। या तो कोशिश करो कि पूरा एक ही बार में सब्जेक्ट देख लो, मतलब कि हिस्ट्री, फुल हिस्ट्री फॉर एनटीपीसी 2024, ऐसे करके आप वीडियो सर्च करोगे तो आपको पूरी की पूरी वीडियोस मिल जाएगी। तो उस तरह की वीडियोस में अगर 7-8 घंटे की भी है तो आप जाकर देखो, आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। लेकिन अगर ऐसी वीडियो नहीं मिल पा रही है, आपको लग रहा है कि उतना बेनिफिशियल नहीं है, तो आप बड़े बड़े टॉपिक्स की भी वीडियोस देख सकते हो। जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल की पूरी एक वीडियो देख लो, फिर मॉर्यन एम्पायर की पूरी एक वीडियो देख लो। तो इस तरह से आप कर सकते हो अगर आपको वैसी वीडियो नहीं मिलती है तो, क्योंकि इसमें जीएस इंपॉर्टेंट तो आप कैसे भी करके उसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उस तरह की वीडियो देखो, उसमें से नोट्स बनाओ। नोट्स बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद साथ साथ में आपको नोट्स रिवाइज करते हुए भी चलना है। तो आप फ्री वीडियोस कहां से देखोगे, तो आप एमडी क्लासेस से देख सकते हो, टेक्स्ट बुक से देख सकते हो, जीएस टर्मिनल करके एक है, विट मूवर करके एक चैनल है, रोजगार विद अंकित, इनमें भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं बिल्कुल फ्री में, तो ये कर सकते हो। बाकी पेड कोर्सेस में मैंने बता दिया, अगर पेड कोर्स लोगे तो उसमें जीएस ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप पेड कोर्स ही ले लो कोई ना कोई, नहीं तो फिर आपको ढूंढने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब देखो वीडियो से आपने पढ़ लिया, अपना नोट्स वगैरह बना लिए, तो अब डे 4 to 5 क्या करना है, आपको ना उसको सब्जेक्ट वाइज बुक से कवर करना है। ये सारी आपको सब्जेक्ट वाइज बुक्स दिखेंगी, तो आप जो सब्जेक्ट कर रहे हो उसको उस वाले सब्जेक्ट की बुक लो, वहां से पढ़ना शुरू करो। 4-5 दिन के अंदर उसका पूरा खत्म कर दो। अब इसमें क्या है ना कि वीडियो जब आपने देख लिया तो आपको पता है कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको कम पढ़ो बुक से, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर लो, और उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टिक लगा लो ताकि आप उसको बार बार रिवाइज करो। ठीक है ना, और एक ओवरव्यू की तरह रीड करो, क्योंकि 4-5 दिन में आप याद तो कर नहीं पाओगे, लेकिन एक बार पढ़ जरूर पाओगे कि हाँ क्या क्या चीजें हैं, क्या नहीं चीजें हैं। आप थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करोगे। और हाँ, जीएस में ये काम मत करना जो मैंने अपनी लाइब्रेरी में बच्चों को करते हुए देखा था कि वो बिल्कुल ही रटने
लेने की कोशिश करते हैं कि अच्छा इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। ऐसे तो आप फिर वही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंसर कर पाओगे। आपको टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। जैसे कि अगर फ्रीडम स्ट्रगल है तो उसको पूरा अंडरस्टैंड करो कि कैसे क्या चीजें हुई, ये नहीं कि क्वेश्चन आंसर याद करो सिर्फ उसका। अगर आप कंसेप्ट को सीखोगे तो क्वेश्चन आंसर तो आप 100% लगा ही लोगे। तो आप वीडियो सबसे पहले ना कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद जाकर के आप क्वेश्चंस बुक से लगाना शुरू करो, ठीक है। उसके बाद मेमोराइज करने की कोशिश मत करो इस टाइम पर, क्योंकि आप मेमोराइज नहीं कर पाओगे। जीएस को मेमोराइज करने में बहुत टाइम लगता है। तो आप पहले ओवरव्यू लेकर के उस सब्जेक्ट को खत्म करो। जैसे हिस्ट्री किया तो हिस्ट्री का पूरा बुक पढ़ के आप एक ओवरव्यू ले लें। उसके बाद आपको आगे जब पढ़ोगे तो रिवाइज करना है, ठीक है। अब रिवाइज कैसे करना है तो देखिए, हर एक सब्जेक्ट को ना आपको एक वीक में तो रिवाइज करना है। जैसे इस वीक आपने अगर हिस्ट्री कंप्लीट किया तो अगले वीक फिर आप 1-2 दिन निकाल के उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। इस तरह से करके आपको चीजें याद होंगी। और जीएस में आपको बहुत 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 बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप ना अब बिल्कुल आलस करना बंद कर दो। अगर एग्जाम क्रैक करना है तो जितना ज्यादा हो सके पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है। तो जैसे हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, उसके बाद ज्योग्राफी की, तो जब ज्योग्राफी शुरू करोगे तो आप हिस्ट्री जरूर रिवाइज कर लेना। वैसे जब पॉलिटी कंप्लीट होगा तो आप दोनों रिवाइज कर लेना। तो रिविजन तो आपको जब टाइम मिले तो आप रिवाइज करते हो चलिए, जहां आपको लगे कि आप भूल रहे हो जाकर रिवाइज कर लो, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि भूलने मत देना अपने आप को, वरना फायदा क्या हुआ पढ़ के, ठीक है। अब स्टैटिक जीके के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले मैं तो स्टैटिक जीके में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना। बहुत कोई रहता है कि सब कुछ पढ़ने लग जाते हैं, वो काम नहीं करना। सबसे पहले देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो जाकर के आप सर्च करो कि स्टैटिक जीके में आता क्या क्या है। सब कुछ नहीं आता तो आप मेरी ये वाली वीडियो भी जाकर देख सकते हो, या आपको कोई भी वीडियो मिलती है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जीएस फॉर एनटीपीसी, ऐसे करके सर्च करना तो आपको मिल जाएंगे। उसमें सबसे पहले ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लो, उसके हिसाब से आप जाकर के स्टैटिक जीके जहां से पढ़ रहे हो, लूसेंट से पढ़ रहे हो या किरण की वाली बुक से भी पढ़ सकते हो। इसमें स्टैटिक जीके का पूरा पोर्शन दिया गया है। तो वहां पर जाके वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उस पर बॉक्सेस पर टिक लगा लो और टारगेट बनाओ कि 2 बॉक्सेस आपको पर डे करने हैं, ठीक है, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं याद हो रहा तो क्रेजी जीके ट्रिक एक यूट्यूब चैनल से यहाँ पर आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराया जाता है, तो यहाँ पर भी जाके याद कर सकते हो। उसके बाद क्या है कि रिवाइज ईच बॉक्स बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट। जैसे आज आपने 2 बॉक्स किया, कल आप 2 बॉक्स करोगे तो पहले वाले 2 बॉक्स को रिवाइज करना, फिर तीसरे दिन जब जाओगे तो पहले 2 दिन का कर लेना। तो इस तरह से करके क्या होगा, आप स्टैटिक जीके बहुत बार याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो आपको समझना है नहीं, इसमें तो रट्टा ही मारना है आपको एनी हाउ। तो आप इसको जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा रिवाइज करो। जीएस में रिविजन रिविजन रिविजन, ठीक है। उसके बाद रिवाइज करो 30-40 बार, आपका हर एक बॉक्स याद होना चाहिए, क्योंकि ये रट्टे मारने वाली चीज है, इसमें समझना भी कुछ नहीं है। तो आप जितना रटोगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। अब आप कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को नहीं याद होता, तो नहीं याद होता तो याद करो, इसका और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप भले ट्रिक के माध्यम से याद करो, खुद का कोई ट्रिक बना लो, लेकिन याद आपको करना पड़ेगा। आप मॉक लगाओ, ठीक है ना, कुछ भी करो, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो देखिए, डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस देखो। ये नहीं कि हम कोई किताब लेकर के आ रहे पढ़ रहे हैं। यही सब गलती करते हैं ना रेलवे वाले लोग कि भाई हम किताब लेकर के पढ़ रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आप भूलोगे, 100% भूलोगे, क्योंकि आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर नहीं है। इसलिए वीडियोस देखोगे ना तो उससे आपको एक वीडियो से 10 चीजें और पता लगेंगी। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि सिर्फ क्वेश्चंस वहां से नहीं आएंगे जो आप पढ़ोगे, उसके इर्द गिर्द से भी आ सकते हो। तो वो सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। देखो डेली वीडियो तो देखो, प्लस वही टीचर आपको मंथली भी करवाता होगा, वहां से देख लो। और 6 मंथ्स की जो पूरी वीडियो वो कराता होगा तो वो भी देख लो। बहुत सारे करंट अफेयर्स के चैनल है, जिसको भी आप फॉलो करते हो उसको करो। उसके बाद 6 से 7 महीने के करंट अफेयर्स में लिस्ट बता रही हूँ, लेकिन इसका ना कोई भरोसा नहीं एनटीपीसी का। वो 1 साल पहले का भी दे देता है, लेकिन आप 1 साल का पहले का तो नहीं ना कर सकते कवर उतना सारा। तो इसीलिए आप एटलीस्ट 6-7 महीने का, 8 महीने तक का तो करके रखो अपने लिए, सेफ्टी के लिए। उसके बाद अड्डा 247 ऐप में ये डेली करंट अफेयर्स में आते हैं। तो जब आप वीडियो से देख लो तो अड्डा 247 में आकर के एक बार करंट अफेयर्स पढ़ लेना। उससे क्या होगा कि उस दिन का आपका रिवाइज भी हो जाएगा, प्लस इसमें ना बहुत सारे और पॉइंट्स रहते हैं, जिससे कि आपका आधे इर्द गिर्द की सारी टॉपिक्स कवर हो जाएगा। और इसमें बहुत ही कलरफुल वे में फोटोज वगैरह दिखाकर करते हैं, तो आपको याद भी रहेगा थोड़ा सा। उसके बाद आपको रिवाइज कहाँ से करोगे, तो आप वीडियो तो वापस हर दिन का देख नहीं पाओगे, तो आप मंथली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ टेलीग्राम में वो टीचर जरूर आपको अवेलेबल करवा के देंगे, तो उसको आप रिवाइज कर लेना एग्जाम से पहले 2-3 बार, तो जाकर के आपका वो कवर हो जाएगा। और 6 महीने वाली जो वीडियो है वो एग्जाम से पहले एक बार और देख लेना, जिससे कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। और अड्डा 247 से डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स लगाते रहना, तो उससे भी आपका कवर हो जाएगा। और ना करंट अफेयर्स में जैसे मैंने बताया कि अंडरस्टैंड करना कंसेप्ट को, कि भाई जीआई टैग है तो जीआई टैग क्या होता है, अगर रामसर साइट्स है तो रामसर साइट्स क्या होती है, क्योंकि इसमें ना इसमें बहुत ही डीप क्वेश्चंस आते हैं। ये नहीं कि भाई मेरा बिल्कुल ऊपर के क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो इसलिए ध्यान रखना इन चीज़ों को। और मॉक के बारे में अगर मैं बताऊं तो जीएस का पूरा बात कर रही हूँ, तो टॉपिक वाइज मॉक तो आपको डेली देने हैं, जहां से भी आप दे रहे हो वहां से देना। अड्डा 247 में भी जीएस के बहुत सारे क्वेश्चंस डेली आते रहते हैं, तो अड्डा 247 में तो डेली ही मॉक आप दो।
उसके बाद जो मैंने बताया था कि 2 दिन में एक मॉक देना, जब 40-50% खत्म हो जाए तो वो दे देना। और रीड डिटेल्स ऑफ सोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जो भी बुक सॉल्व कर रहे हो ना, जैसे किरण की ये सारी जो मैंने बुक्स बताई, उसमें से जब आप सॉल्व करोगे तो इसके जो सॉल्यूशंस के 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए। सॉल्यूशन में बहुत सारे डिटेल्स लिखे होते हैं जो आपका कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। तो सॉल्यूशन को भी जरूर से जरूर एक बार पढ़ लेना, चाहे मॉक में भी। मॉक में जो सॉल्व करोगे तो नीचे जो सॉल्यूशंस होते हैं उसको जरूर से जरूर पढ़ लेना, उससे आपका बहुत कुछ डिटेल कवर हो जाता है। पता लगता है ना अगले मॉक में उसी सॉल्यूशन से क्वेश्चन आ गया, तो ध्यान रखना इन चीज़ों को। उसके बाद अगर मैं मॉक एनालिसिस की बात करूँ तो देखिए, ईच सब्जेक्ट का आपको मॉक एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। सबसे पहली बात तो मैं बता देती हूँ कि एक ना सीरीज अपना फिक्स कर लो कि आपको कौन से सब्जेक्ट के बाद कौन सा सब्जेक्ट देना। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं सबसे पहले रीजनिंग देती, फिर मैथ्स, फिर जीएस। ठीक है ना, ये बेस्ट वे रहता है। उसके बाद टाइम हम फिक्स कर लो हर एक सब्जेक्ट के लिए कि भाई मेरे को 20-25 मिनट में अगर रीजनिंग करनी तो 20-25 मिनट में ही करनी है। फर्स्ट को कंप्लीट कर लेना है रीजनिंग का 20-25 मिनट में, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा चाहे मेरे पास टाइम हो ना हो। ठीक है, उसके बाद 30 से 35 मिनट मुझे मैथ्स करना है, 15 से 20 मिनट में मेरे को जीएस करना है। ये फर्स्ट गो का टाइम बता रही हूँ। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें आप सेकंड और थर्ड को कंप्लीट करोगे। तो अटेम्प्ट करना है आपको 3 गोज में। इसका मतलब क्या है वो जाकर मेरी वाली वीडियो में देखो, उसमें मैंने आपको तीनों गोज करके दिखाया कि आप किस तरह से करके A to Z कवर करते हो अपने मॉक को। और इससे ज्यादा बेस्ट मॉक स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती, आई कैन गारंटी यू। तो इस वीडियो को जरूर जाकर देखना, मेरे चैनल की सबसे बेस्ट वीडियो ये है। ठीक है, तो आपको 1 घंटे एटलीस्ट मॉक एनालिसिस में लगेंगे, तो इसको जरूर से जरूर आप ध्यान देना। भाई मॉक और मॉक एनालिसिस ना रीढ़ की हड्डी होती है, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। पढ़ रहे हो, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, सब कुछ ठीक रहेगी। लास्ट टाइम 1 महीने स्पेशली मॉक पे स्पेशली फोकस करना। इसके बाद आपको मॉक में अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स तो दिख ही जाते हैं और लिखा ही होता है मॉक में। स्किपिंग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स देख लेना कि आप किस तरह की गलती कर रहे हो। जैसे कि आप बहुत बार सिली मिस्टेक कर रहे हो, या बहुत बार कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो, या फिर आप क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हो, उसकी वजह से गलती कर रहे हो। क्या गलती कर रहे हो, और अगले मॉक में कोशिश करना कि वो गलती ना हो। कोशिश क्या करना, 100% करना ही। अपने जितने भी गलतियां हैं वो दिमाग में पहले रिवाइज कर लेना, उसके बाद जाके दूसरी वाली मॉक देना, तो आपका गलती देखना मिनिमाइज होगा। ठीक है ना, ये नहीं कि भाई हम नंबर देख ले रहे हो और आगे बढ़ जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि नंबर ही आपको लाना तो एग्जाम में जाके लेके आओ, घर में क्यों ला रहे हो। घर में इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम अपनी गलतियों को सुधार सके, तो वो आप कर लेना और उसी हिसाब से इंप्रूव करना। जैसे कि आपको लग रहा है कि रिवीजन में कमी हो, जाकर उस चैप्टर को रिवाइज कर लो। अगर आपको लग रहा है कैलकुलेशन बहुत बार गलती कर रहे हो तो कैलकुलेशन पे ध्यान दो। तो जिस हिसाब से आपके मॉक से आउटपुट निकलता है उसी हिसाब से आपको इंप्रूवमेंट करनी होती है। तो मैं थक गई बहुत ज़्यादा बोलते बोलते। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करिए अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो। भाई मैंने बहुत ज़्यादा बोला है, लगातार 1 घंटे से बोल रही हूँ। और शेयर करिए जो भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको मेरी जॉब डिटेल्स की वीडियो चाहिए हर एक जॉब के लिए। और कमेंट करिए आई विल क्रैक एनटीपीसी 2024, ताकि मुझे पता लगे कि आपने लास्ट तक मेरी वीडियो देखी है और मेरी मेहनत जो है साकार हुई है, और आपको खुद भी मोटिवेशन आएगा ये लिखते हुए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आगे। तब तक के लिए जय हिंद।